नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। पहली बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता दें, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी बड़ी खबर है। जो अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। वही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है भाग। जो देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में हुआ है कार्यक्रम का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी बड़ी खबर है। जो अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया भाग, जहां पर उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर किया है रवाना। देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में हुआ है कार्यक्रम का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बताई जा रही है। देहरादून से है। जब धामी मंत्रिमंडल की बैठक है आज सुबह के वक्त सचिवालय में शुरू होगी बैठक, जहां पंचायतों में तैनात प्रशासकों का बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। वही 6 महीने की जगह 1 साल तक बढ़ाई जाने पर लग सकती है मुहर। जहां युवा नीति, महिला नीति समेत तमाम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। वही फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी और उस पर भी मुहर लग सकती है। प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमी बनाने को लेकर भी चर्चा होगी और उसके साथ ही शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज एक बैठक होने वाली है जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसमें बता दें कि पंचायतों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। धामी मंत्रिमंडल की बैठक है आज सुबह के वक्त सचिवालय में शुरू होगी ये बैठक और पंचायतों में तैनात प्रशासकों का बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। वही 6 महीने की जगह 1 साल तक बढ़ाई जाने पर लग सकती है मुहर। जहां युवा नीति, महिला नीति समेत तमाम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। वही फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त किए जाने के संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, जिसमें प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमी बनाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी और उस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। वहीं शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है। देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ 21 जून को भराड़ीसैंण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होना है। जहाँ सीएम धामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में होंगे शामिल। 10 देशों के राजदूत भी योग कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि 21 जून को भराड़ीसैंण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जहां पर सीएम धामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में होंगे शामिल, जिसमें 10 देशों के राजदूत भी योग कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 21 जून को भराड़ीसैंण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसके संबंध में तमाम तैयारियां की जा रही हैं और उसी को लेकर बता दें कि सीएम धामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होंगे और उसी के साथ 10 देशों के राजदूत भी इस योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब खबर चमोली से है, जहां 7 दिवसीय भारतीय भाषा का समर कैंप का शुभारंभ किया गया। जहां नौनिहालों ने समर कैंप में सीख रहे हैं कुमाऊनी भाषा, जहां 7 दिनों तक अलग अलग सत्र में चलेगा ये कैंप। दरअसल जीआईसी नारायण बगड़ के सभागार में आयोजित 7 दिवसीय भारतीय भाषा समर कैंप का शुभारंभ किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अनुवाद के माध्यम से कुमाऊनी भाषा का जाना है और सीखा है। वहीं बीईओ प्रतिनिधि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नीरज बिष्ट की अध्यक्षता में आयोजित 7 दिवसीय भारतीय भाषा समर कैंप का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि दलीप सिंह नेगी और बीआरसी दर्शन गिरी आदि ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया है। जहां पहले दिन के कैंप में जीआईसी नारायण बगड़ एवं जीआईसी हरमनी के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने फ्लैश कार्ड के माध्यम से सरल हिंदी भाषा के अनुवाद किए तथा शब्दों तथा वाक्यों को कुमाऊनी भाषा में जाना और सीखा है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के हिंदी नारों के कुमाऊनी भाषा में किए गए अनुवाद को उत्सुकता और ध्यान से पढ़ना तथा
बोलना सीखा। वहीं बीआरसी दर्शनी गिर ने बताया कि यह कैंप 7 दिनों तक अलग अलग सत्र में चलेगा, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को भारतीय भाषाओं को अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके सिखाए जाएंगे, जिससे भविष्य में यदि छात्र छात्राएं किसी भी दूसरे भाषीय प्रदेशों में जाते हैं तो उन्हें वहां भाषाओं को समझने में आसानी होगी। आगे उन्होंने बताया कि बच्चे बड़ी सामान्यता के साथ और रुचि के साथ कैंप में प्रतिभाग कर रहे हैं, जो सकारात्मक है। 12वीं का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज नारायणनगर है। हम आज यहाँ पर समर कैंप के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ पर समर कैंप में अनेक प्रकार की भाषाएं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और भी अनेक भाषाएं सीखेंगे। और ये कैंप लगभग 7 दिन का चलेगा। ये आज 27 तारीख से 2 तारीख तक का ये कैंप संचालित है। हम यहाँ पर कुमाऊनी भाषा सीखेंगे। अगर गढ़वाली कुमाऊनी भाषा सीखेंगे, अगर हमें कभी भविष्य में अगर कुमाऊँ की ओर जाना पड़े तो हमें ऐसा न लगे कि हम अलग हैं। साथ ही जो हमारा समर कैंप चल रहा है ये 27 मई से 2 जून तक चलेगा और हमारे विकासखंड में 2 विद्यालय इसमें चयनित हैं। हमारे विकासखंड नारायणनगर के GMI नारायणनगर में कुमाऊनी भाषा को चयनित किया गया है, जबकि सनकूट में संस्कृत भाषा को इसमें चयनित किया गया है। बच्चे वहाँ पे संस्कृत सीखने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे तो आज हमारा प्रथम दिवस था, जिसमें उद्घाटन सत्र में बच्चों के द्वारा अपना परिचय संस्कृत भाषा में दिया गया। संस्कृत भाषा में देने का प्रयास किया गया और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत संस्कृत कुमाऊनी आती है उन्हें। अब खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर भाजपा का बयान सामने आया है। जब भाजपा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से ये कह रही थी कि अव्यवस्थाओं की बात। दरअसल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और अभी तक लाखों श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गर्मा महारा दसौनी ने कहा है कि BKTC के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं की बात कही है, जिसको कांग्रेस लंबे समय से कह रही है। वहीं BKTC के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे को इसके लिए जिम्मेदार माना है। वहीं इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा बहुत ही सुखद चल रही है और लगातार CM पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कोई भी व्यक्ति दायरे में रहकर अधिकारियों को संज्ञान लेने को कह सकता है। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती हूँ अजेंद्र अजय जी से कि जब आप BKTC के अध्यक्ष थे तो कौन सा यहाँ चाक चौबंद थी व्यवस्थाएं। हमने व्यवस्थाओं को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए देखा है। हमने अव्यवस्थाओं पूरी तरह से चरमरा गई थी पिछले वर्ष तो चारधाम यात्रा, और कोई संख्या बाहर नहीं निकल पाई, कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आ पाया। तो आप अपने रहते हुए तो व्यवस्थाओं को सुधार नहीं पाए। अब कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, ये बौखलाहट लग रही है कि कोई दूसरा अध्यक्ष बन गया है तो आप अव्यवस्थाओं की ओर इंगित कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारा हाल ये हो गया है कि आसमान से गिरे हैं और खजूर में अटके हैं। पहले आप माशाअल्लाह थे और अब जो है हेमंत द्विवेदी के बनने से तो सुभान अल्लाह जैसी स्थिति हो गई है। देखिए, इस समय जो यात्रा चल रही है वो यात्रा प्रभावशाली यात्रा के रूप में कह सकते हैं। बीच में जब पहलगाम की घटना हुई उसके बाद निश्चित रूप से दिक्कतें आई थी। अभी यात्रा अच्छे रूप में चल रही है। ये ठीक है कि किस अधिकारी किस रूप में उसको संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री का विषय। महेंद्र भट्ट, अजेंद्र अजय और तुम्हारे कोई भी व्यक्ति किसी अधिकारी को संज्ञान लेने के लिए दायरे के अंदर ही कह सकते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां राज्य में जुलाई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की संभावना है, जहां चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी की है। दरअसल भाजपा कार्यकर्ता प्रत्येक ब्रांच में चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार से राज्य में जुलाई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए कहा है। अब माना जा रहा है कि जुलाई अंत तक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अब जो वोटर छूट गए हैं उनके लिए भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव छूटे हुए वोटों को लिस्ट नाम जुड़वाने का काम करेंगे। जहां कार्यक्रम तय हो गए हैं और सभी पंचायतों में भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और इस बार पंचायतों में भी भाजपा के कार्यकर्ता जीत दर्ज करेंगे। देखिए, हमने कार्यक्रम दे दिया है।
अभी वोटर लिस्ट पंचायत ने जारी की है। उस वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं चढ़े हुए हैं, हमने कार्यकर्ताओं से कहा वो नाम चढ़ाएं। बहुत जल्दी हम पंचायत वृक्षों की टोली भेजने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। हर पंचायत में हमारा प्रधान लड़े, बीडीसी क्षेत्र है वहाँ पे हम पार्टी घोषित नहीं करते, लेकिन हर बीडीसी क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े और जिला पंचायत में पार्टी जब विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सिंबल तो नहीं मिलता है लेकिन विधिवत घोषणा करते हैं। अब खबर रामनगर से है, जहाँ जल निगम के अधिकारियों से ग्रामीणों ने वार्ता की है, जहाँ पेयजल की समस्या को लेकर समाधान को लेकर उन्होंने वार्ता की है, जहाँ पेयजल किल्लत से परेशान है स्थानीय ग्रामीण। दरअसल रामनगर कॉर्बेट नगरी रामनगर विधानसभा में ढिकली के स्थानीय ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता अशोक खुलवे के नेतृत्व में जल निगम के अधिशासी अभियंता पल्लवी चौधरी से वार्ता की। उन्होंने कहा कि ढिकली गांव में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन लगाई गई है, लेकिन योजना अभी तक सुचारू नहीं हुई है। वे स्थानीय ग्रामीणों ने पेयजल किल्लत से परेशान है, जहां विभाग द्वारा कई लोगों को 1 रुपए के कनेक्शन बांटे गए हैं, जहां पर उन पेयजल आपूर्ति सुचारू है, जबकि उन उपभोक्ताओं के पहले से पेयजल कनेक्शन थे, जिस कारण उपभोक्ताओं के लिए पानी की समस्या की दिक्कत हो रही है। विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते करीब 150 परिवारों को पेयजल किल्लत झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि टेक्निकल टीम की दिक्कतों का सामना करने के लिए संकुश छिमवाल काफ़ी प्रयास किया गया, जहां संभव है कि 1-2 भीतर ग्रामीणों को पेयजल मुहैया हो जाएगा। अब खबर हल्द्वानी से है, जमीनों के अंश निर्धारण कार्य को लेकर एक लेखपालों की नाराजगी सामने आई है। जो उत्तराखंड लेखपाल संघ का 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार हुआ है। उन्होंने कहा कि काम चाहिए तो सरकार सुविधाएं दे। दरअसल उत्तराखंड में जमीनों के अंश निर्धारण कार्य को लेकर लेखपालों की नाराजगी सामने आई है, जहां हल्द्वानी लेखपाल संघ के बैनर तले जिले के सभी लेखपाल और पटवारी सोमवार से 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। तहसील परिसर में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन कराते हुए लेखपालों ने कहा कि सरकार बिना किसी संसाधन और सुविधाओं के उन पर कार्यभार थोप रही है, जिससे कार्य करना बेहद कठिन हो गया है। लेखपाल संघ का कहना है कि अंश निर्धारणों जैसे तकनीकी कार्यों के लिए उनके पास ना तो खतौनियों का आवश्यक डिजिटल डाटा उपलब्ध है और ना ही कोई लैपटॉप और प्रिंटर या अन्य बुनियादी तकनीकी उपकरण दिए गए हैं। उनका ये भी कहना है कि बिना इन सुविधाओं के जमीनी का सटीक अंश निर्धारण संभव नहीं है और इससे न केवल काम में देरी होती है बल्कि गलतियां भी हो सकती हैं, जिसका असर सीधे जनता पर पड़ता है। वहीं संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इससे पूर्व भी पीएम किसान निधि जैसे कार्यक्रमों में बिना पर्याप्त संसाधनों के लेखपालों से काम करवाया गया था, लेकिन इस बार वह अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें सरकार से काम कराने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन काम के लिए न्यूनतम तकनीकी और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वहीं 3 दिवसीय हड़ताल की चेतावनी देने के साथ ही लेखपाल संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आगे की रणनीति तय करेंगे। भारत सरकार द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है खातेदारों का अंश निर्धारण, जिसमें कि फार्मर रजिस्ट्री करके प्रोग्राम है। सरकार द्वारा ये कार्यक्रम काफ़ी लंबे समय से चलाया जा रहा है, लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों ने पूर्व से ही कई बार मांग करी है कि एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए हमें पर्याप्त संसाधन दिए जाएँ, पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए और जो इसमें जटिलताएं हैं उसमें जटिलता के लिए हमें जो भी संसाधन या जो भी आवश्यकता है वो दी जाए। सरकार द्वारा पिछले 3 माह से कहने के बाद भी कुछ नहीं किया गया, बल्कि अभी कुछ समय पूर्व ही 15 दिन पहले लगभग एक शासनादेश जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि 5 गाँवों के एक मुश्त आप अंश निर्धारण के कार्य को पूरा कीजिए, जो कि अपने आप में बहुत जटिल काम और कठिन काम था। सरकार के एक अच्छे कार्यक्रम में ऐसा लगता है सरकार स्वयं परिधा लगाना चाहती है, क्योंकि जो 80 के दशक में या 90 के दशक में जहाँ खरीद फरोख्त हो चुकी है, बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त हो चुकी है, जिसके लिए हमें पर्याप्त खतौनियाँ चाहिए हैं। रिकॉर्ड रूम में जो उपलब्ध है हमें चाहा गया था कि हमें दिलाई जाए, नहीं दिलाई जा रही हैं। और इस कार्य के लिए
इंटरनेट और कंप्यूटर का होना नितांत आवश्यक है, जो सरकार ने हमें नहीं दिया है, ना ही कोई प्रशिक्षण दिया है। जबकि पूर्व में जनवरी में जब ये प्रशिक्षण का एक आप ये कहिए वर्चुअल हमारी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कि हमसे कहा गया था कि हम आपके लिए कंप्यूटर और डाटा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएंगे ताकि आप उसको कर सकें, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। इसीलिए हमारा ये 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पे किया गया है। और इसके पश्चात भी अगर सरकार नहीं रखती है, जो नहीं रखती है सरकार के काम में, तो इसको फिर जो भी प्रदेश कार्यकारिणी कहेगी। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां नीति आयोग की समीक्षा बैठक होनी है, जब मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें विभाग से संबंधित कुल 5 गतिविधियों पर की गई है बैठक। दरअसल विभाग से संबंधित कुल 5 गतिविधियों विषयों पर बैठक की गई, जहां बैठक में मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा सभी विषयों गतिविधियों पर संबंधित विभागों के साथ प्लान ऑफ एक्शन की रूपरेखा विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश भी दिए गए। अब खबर हरिद्वार से है, जहां मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों का ट्रीटमेंट रुका हुआ है, जहां पर 2 साल पहले ट्रीटमेंट की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, जहां ट्रीटमेंट के काम के लिए बजट भी जारी हुआ था। दरअसल हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों के ट्रीटमेंट का काम अब तक शुरू हो नहीं पाया है, जहां पर 2 साल पहले बरसात के मौसम में हुए लैंडस्लाइड के ट्रीटमेंट को लेकर एक्सपर्ट की कमेटी भी बनाई गई थी और ट्रीटमेंट के काम के लिए बजट भी जारी कर दिया गया था, लेकिन राजक जो टाइगर रिजर्व की ओर से मरम्मत काम की स्वीकृति नहीं दी गई थी, जिसके चलते ट्रीटमेंट का काम शुरू नहीं हो पाया था। कि हर की पौड़ी में लगे हुए ये पहाड़ी लैंडस्लाइड जोन में आते हैं, जब बरसात के सीजन में यहाँ अक्सर भूस्खलन हो जाता है। अगर जल्द इस जगह पर ट्रीटमेंट का काम नहीं किया गया तो पहाड़ दरक कर बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मनसा देवी मंदिर के स्लोप पर ट्रीटमेंट के लिए जो कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से एक शार्ट टाइम रिपेयर वर्क और एक जो है लॉन्ग टर्म जो है वर्क का प्रपोजल गया हुआ है। तो शार्ट टर्म का तो अभी हो गया है सैंक्शन, बट उसमें राजा जी पार्क की अभी जो है सहमति नहीं प्राप्त हो सकी है, इसलिए कार्य शुरू नहीं हो पाया है। दूसरा वाला भी शासन स्तर पर है, उम्मीद है कि शीघ्र ही वो भी प्राप्त हो। पत्राचार राजा जी प्रशासन। पहलगाम की बैसन घाटी में 1 महीने पहले कत्लेआम मचा था, जहां आतंकियों ने बेकसूर लोगों का धर्म पूछ कर परिवार वालों के सामने गोली मारी थी। और इस घटना के बाद पूरे देश में आतंक के खिलाफ काफी रोष देखने को मिला है, जब भारत सरकार की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां कार्रवाई के दौरान हमने पाकिस्तान में आतंकी और सैन्य ठिकाने तबाह होते हुए देखे, तो वहीं सीज फायर के बाद शांति भी। और इस दौरान कई सवाल उठे, लेकिन उसका सीधा जवाब नहीं मिला। मसलन पहलगाम हमले के बाद भी हमलावर आतंकी कहाँ हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने राफेल खोए? और क्या ट्रंप ने कराया था सीज फायर? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से इन सभी सवालों के जवाब। पहलगाम हमले को 1 महीना, उलझे कई सवालों के जवाब। पहला सवाल, क्या एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी? तो आपको बता दें कि ये सवाल 15 मई को एस जयशंकर के एक बयान से खड़ा हुआ है। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पूछा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि उसने हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी कि वे आतंकवाद पर कार्रवाई करने वाले हैं। उन्हें किसने यह अधिकार दिया है? इसके चलते हमें कितने वायुसेना के विमान गंवाने पड़े? इस पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसे दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है कि ऑपरेशन से पहले कार्रवाई की जानकारी दी गई है। वहीं इस पर डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत में ही पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता दिया होगा कि वह आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है,
ये कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी था ताकि पाकिस्तान इसे भारत की तरफ से पूर्ण युद्ध की शुरुआत न माने। इसलिए महज 25 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया। इतने कम समय में पाकिस्तान ना तो आतंकियों को भगा सकता था और ना ही भारत के हमले रोक सकता था। अब दूसरा सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल विमान खोए? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 7 मई को देश की संसद को संबोधित करते हुए सांसदों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमले किए थे। अपने बयान में शरीफ ने कई विरोधाभासी दावे किए, जिसमें दर्शाया गया कि कैसे पाकिस्तानी प्रतिष्ठान गलत सूचना और दुष्प्रचार की रणनीति के माध्यम से एक साहसिक मोर्चा बनाए रखने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सेना के जनरलों की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने देश का सम्मान बहाल किया है। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। वहीं 11 मई को सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राफेल गिरने पर सवाल पूछा गया तो एयर मार्शल ए.के. भारती ने ना तो इसे स्वीकार किया और ना ही इनकार किया। उन्होंने बस इतना कहा कि हमारे सारे पायलट घर सुरक्षित जा चुके हैं। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट की राय है कि किसी भी तरह के संघर्ष में नुकसान दोनों तरफ होता है, लेकिन पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के हवाले से राफेल गिरने की बात कही है। मीडिया आज हर जगह है। अगर सच में राफेल गिरा होता तो तस्वीरें जरूर होती और चर्चा होती, जो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इससे भी जरूरी है कि भारत अपने ऑपरेशन में कामयाब रहा, तो इसका जवाब हाँ है। वहीं कुछ ऐसे सवालों के जवाब होते हैं जिसे गोपनीय रखना जरूरी होता है, जिससे दुश्मन में एक अजीब सा संशय बना रहे। अब तीसरा सवाल, क्या ट्रंप ने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाया? भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से संघर्ष जारी था। अचानक 10 मई की शाम 5:25 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक घोषणा की। उन्होंने लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की तरफ से पूरी रात की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तत्काल पूरी तरह से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इस बयान के थोड़ी देर बाद भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर कंफर्म कर दिया। पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, जिसके बाद राजनीति हावी होने लगा। लोग अपने अपने राय बनाने लगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका सीज फायर में तो था, लेकिन भारत ने दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया है। ट्रंप ने केवल फोन पर बात की और सीज फायर का क्रेडिट ले गया, जबकि भारतीय विदेश सचिव का साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को फोन आया, जिसमें गोलीबारी को रोकने के लिए गुहार लगाई गई और इसके बाद सीज फायर की गई है। अब आते हैं आखिरी सवाल पर, पहलगाम हमला करने वाले 4 आतंकियों का क्या हुआ? तो आपको बता दें कि बायसरन घाटी में हमला करने के बाद 4 आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 अप्रैल को हमले में शामिल आतंकियों की पहचान कर 3 स्केच जारी किए थे और इन सभी पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया था और आतंकियों को खोजने का संयुक्त अभियान चल रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि वे इलाका बेहद दुर्गम है। कार्रवाई के डर से आतंकी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं
और उन्हें लोकल सपोर्ट भी मिल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि आतंकी सीमा पार अभी तक नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनका पकड़ा जाना तय है। तो ये थे उन सवालों के जवाब जो एक महीने से आपके जहन में घूम रहे होंगे। कुछ सवालों के जवाब मिले तो कुछ को समय के साथ सुलझना है, लेकिन एक बात साफ है कि भारत आतंक के खिलाफ। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।